हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेज लाइव क्लास। आज फिर से एमसीक्यूज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी एंड हिस्ट्री। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो नियुक्त होने के योग्य होंगे। ठीक है, मतलब अटॉर्नी जनरल किसे बोलते हैं? महाधिवक्ता। या महाधिवक्ता कौन होते हैं? ये देश के सर्वोच्च न्याय अधिकारी होते हैं। ठीक है, और ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और आर्टिकल क्या होता है? 76 आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और इनकी क्या योग्यता होती है महान्यायवादी की? कि इसमें ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, तो क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि विधि मंत्रालय के सचिव, रॉन्ग। विधि विश्वविद्यालय के डीन, ये भी गलत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो क्या बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। महान्यायवादी की योग्यता क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, उसका आर्टिकल क्या है? 165। महाधिवक्ता, तो इनका आर्टिकल क्या होता है? 165। ये राज्य के सर्वोच्च न्याय अधिकारी होते हैं। ठीक है, और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 53 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो ये संघ की कार्यपालिकी शक्ति से संबंधित है। 53। ठीक है, अब क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो ये है 127। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है, तो वहां पे अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इनमें कौन कौन से जज आएंगे कि जो सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ जाता है, तो उनको दोबारा कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जो कार्यभार हो सके उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसका आर्टिकल कितना था? ये 124 के अंतर्गत। टोटल सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कितने होते हैं? 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आ जाते हैं। एंड भारत के अटॉर्नी जनरल कह दे या महान्यायवादी कह दे, तो ये किसके अंतर्गत आर्टिकल आता है? ये आता है 76 के अंतर्गत, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, भारत के महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और क्या योग्यता होनी चाहिए इनकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की इनकी योग्यता होनी चाहिए। और इनको पारिश्रमिक क्या मिलता है? जैसे हर अधिकारियों का वेतन निश्चित होता है। ठीक है, बट जो महान्यायवादी होते हैं इनका वेतन निश्चित नहीं होता, इनको पारिश्रमिक मिलता है कि जितने दिन काम करेंगे उनको उसी हिसाब से भत्ता या पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में दया याचिकाएं किससे किससे संबोधित की जाती हैं? बाद में दया याचिकाएं किसे संबोधित की जाती हैं? तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई क्रिमिनल होता है और उसे सबसे पहले तो उसके जो जोनल जहां से मतलब जहां पे उसने अप्लाई किया है, सबसे लोअर कोर्ट में, वहां अगर सजा हो गई, फिर उसके बाद वो उसे हायर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट, अगर वहां से भी मृत्यु की सजा हो गई, फिर सबसे ज्यादा अगर उसको फिर से डिले कराना होता है या अपनी अपनी जो सजा होती है उसको माफ कराना होता है, तो सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी उसकी उसकी मतलब जो सजा होती है, मृत्यु दंड होता है, वो अगर कम नहीं होता है, तो उसके पास से सबसे लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजना। ठीक है, तो वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 72 के अंदर दया याचिका आती है। तो इसमें आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। और इसके अंतर क्या होता है कि राष्ट्रपति या तो क्षमा कर सकता है या उसकी सजा को थोड़ा कम कर सकता है या पूर्णतः माफ कर सकता है। तो ये सब शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां माफ करने की वो राज्यपाल से ज्यादा होती हैं। ठीक है,
दंड को दंड को कम करना या पूर्णतः क्षमा कर देना, ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा को, ठीक है। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, सेकंड है लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री। तो लोग, अब यहाँ पे आप ऐसे एलिमिनेट करिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का तो कोई काम ही नहीं है भाई, कार्यपालिका और न्यायपालिका टोटली एक दूसरे में इंटरफियर नहीं कर सकती है। पीएम का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। लोकसभा के अध्यक्ष ये बैठक में सभापति के रूप में कार्य करते हैं या अध्यक्षता करेंगे, तो ये लोकसभा को भंग करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या होता है कि लोकसभा की बैठक को बुला सकता है और सदन की समाप्ति होने पर उसको स्थगित भी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और एक क्वेश्चन ये भी कि संसद का निर्माण कैसे होता है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है या इसकी शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन क्या है? भारत के राष्ट्रपति, या भारत के प्रधानमंत्री, या केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। क्लियर। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? ये आर्टिकल 338। जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो फर्स्ट है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, या केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री। तो आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और केंद्रीय जो आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति क्या होती है? आर्थिक मामलों की समीक्षा करती है और जो योजनाएं चल रही होती हैं या इसमें जो योजनाएं चली उसको कैसे फंडिंग करना, या एफडीआई का कैसे संचालन किया जाए, और या निवेश किया जाए, कैसे निवेश किया जाए, तो इन सब चीजों की जो चर्चा होती है इसी मंत्रिमंडलीय समिति के अंतर की जाती है, ठीक है। इसका ये आंसर था कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लेट बताती हूँ। इसका ऑप्शन क्या होगा कि अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, मैं लास्ट में इसको एक बार क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक
की अध्यक्षता करने हेतु प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया गया। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इस सदन का सबसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य होते हैं, और जब सभापति या उपसभापति की नियुक्ति नहीं हुई होती है तो उसके तब तक ये प्रोटेम स्पीकर काम करते हैं। और जब जब नई सभा का गठन जब तक नहीं हो जाता है तब तक अध्यक्षता करना या नई सभा के जो मेंबर्स आते हैं उनको शपथ दिलाना, ये सब काम किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का होता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि इसमें क्या है, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने हेतु प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। भारत के प्रधानमंत्री, ये भी नहीं। राज्यसभा के सभापति, इनके पास भी इतना राइट नहीं है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये सदन के सबसे, लोकसभा के सबसे ज्यादा, मतलब सदन के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो जो नवनिर्वाचित सदस्य जाते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के अटॉर्नी जनरल की पदावधि क्या होती है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, ये भारत के अटॉर्नी जनरल बोलेंगे या महान्यायवादी। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। तो ये इसका आर्टिकल कितना होता है, 76। और जब अगर बोला जाए कि राज्य के अटॉर्नी जनरल, तो वो महाधिवक्ता कहलाएंगे। तो यहाँ पे भारत के अटॉर्नी जनरल बोला है, तो ये अभी मैंने प्रीवियस में बताया है कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं तो इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब इनकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। ठीक है, बाकी और जो अधिकारी होते हैं उनका निश्चित कार्यकाल होता है, बेसिकली 5 वर्ष, पर महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और जो उनको वेतन होता है, भत्ता मिलता है उनको, तो इनके वेतन को क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक बोला जाता है। ठीक है, कि इनको पारिश्रमिक मिलता है जितने दिन का काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यानी कि 1921 में जो केंद्रीय बजट आया था उसमें से रेल बजट को अलग कर दिया था। तो ये किस समिति के अंतर्गत हुआ था, तो वो है एकवर्ष समिति। ठीक है, एकवर्ष समिति आई थी। तो इन्होंने 1921 में एक समिति बनाई थी 1921 में, जिनमें से 1924 में डिसीजन लिया गया था क्या कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाएगा, रेल बजट अलग आएगा। ठीक है, उसके बाद 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद क्या होता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिसीजन लिया जाता है। क्या डिसीजन लिया जाता है कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाता है। ठीक है, जो रेल बजट अलग से पेश हो रहा था निर्मला सीतारमण द्वारा, तो अब क्या हो, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोरम में गढ़पूर्ति से संबंधित है। तो अब कोरम का मतलब क्या होता है या गढ़पूर्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा में होता है कि जैसे लोकसभा में 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं, और लोकसभा में 200, लोकसभा एंड राज्यसभा में 245 एंड राज्यसभा में 550 होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता है कि इनकी टोटल सदस्य संख्या इतनी होती है, पर उपस्थित क्या होता है, उपस्थित कितने सदस्यों को होना होता है, 1/10वां, यानी कुल संख्या का 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए। वो क्या होता है, गढ़पूर्ति होता है।
ठीक है, गढ़पूर्ति मतलब क्या होता है कि इतने सदस्य, अगर इससे भी कम अगर सदस्य उपस्थित हुए तो कोई भी अगर सदन या बैठक चल रही होगी तो उसको स्थगित कर दिया जाएगा। जो भी अध्यक्षता कर रहे होंगे या सभापति होंगे, तो क्या अगर गढ़पूर्ति नहीं होगी तो वो सदन को या गठन सदन को स्थगित कर देंगे। ठीक है, यानी गढ़पूर्ति का होना जरूरी होता है। तो क्या इसका क्या मतलब, अब इसमें क्या है कि कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, न्यूनतम। और किसमें पूछा जा रहा है, राज्यसभा में, यानी 245 का 10वां। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 25 सदस्य। ठीक है, 25 सदस्य। और वहीं 55 सदस्य किसमें होते हैं, ये होते हैं लोकसभा की होती है, यानी 550 सदस्य। 550 सदस्य एक आइडियल है, पर वर्तमान में जितने 545 लगभग इतना होता है। ठीक है, तो उसका 1/10 तो लगभग 55 सदस्य 55 सदस्य लोकसभा की गढ़पूर्ति होता है। ठीक है, मतलब इतने मिनिमम मेंबर उपस्थित होने चाहिए, तभी जो गठन है या कोई जो सभा चल रही होगी वो पर्टिकुलरली चलेगी, उसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भारत के संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, संसद का तो प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन रॉन्ग है। संसदीय कार्य मंत्री, इनका भी यहाँ कोई काम नहीं। राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, तो संसदीय समिति के जो संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो है लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर, संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और संसदीय समिति जो बनती है, इनका काम क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो भी प्रावधान या अमेंडमेंट या कोई भी योजना या किसी बिल के बारे में डिस्कशन करना होता है, तो सभी सदस्य मिल करके उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। और इसमें समिति में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी है और जो अगेंस्ट पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी है और अगेंस्ट पार्टी है, वो दोनों मिल करके आपस में किसी भी बिल पर बहस भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब संसदीय समूह या संसदीय समिति में ये सब काम होता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रीय परिषदों के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करी गई है, तो क्षेत्रीय परिषद का कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल या भारत के प्रधानमंत्री। तो जो भी क्षेत्रीय परिषद होते हैं, तो उनके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे अभी गृह मंत्री कौन है, हाँ। अब एक चीज देखिए कि जो क्षेत्रीय परिषद होती है वो वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी, ठीक है। दिल्ली तो वर्तमान में 6 हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, तो वर्तमान में 6 हैं क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अटॉर्नी जनरल, तो उसके पारिश्रमिक की बात करी जा रही है। ठीक है, और सभी अधिकारियों में वेतन बात होती है, पर महान्यायवादी में पारिश्रमिक की बात होती है कि जितने दिन काम करेंगे उनका पारिश्रमिक मिलेगा। तो ये अधिकार किसके पास होता है, तो वो है भारत के राष्ट्रपति।
पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो है 1962। और इस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वैसे इनकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। और जो 1962 में कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय एकता परिषद में क्या काम किया जाता है? कि राष्ट्रीय एकता परिषद में भी जो योजनाएं चल रही होती है या भारत में या देश में क्या योजनाएं लागू करनी है, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे राज्यों तक उसको बंटवारा करना है, या फंडिंग कैसे होनी है, ये सब चीजों की चर्चा राष्ट्रीय एकता परिषद में होता है। ठीक है। और ये कब बनी थी? 1962 में बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, महाधिवक्ता। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान है? ठीक है, राज्यों के लिए महाधिवक्ता। तो इसमें क्या होता है? ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत आएगा। राज्यों के लिए महाधिवक्ता 165 के अंतर्गत आएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल। जैसे अगर हम लोग सेंटर में जाएंगे तो महान्यायवादी, और उसकी नियुक्ति उससे ऊपर के अधिकारी मतलब राष्ट्रपति। तो सेम एज अगर हम कंपेयर करेंगे राज्य में तो महान्यायवादी टू महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता वहां पे काम करेंगे, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं ये। ठीक है, ये उस राज्य के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इनके वेतन भत्ता भी राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं, मतलब पारिश्रमिक राज्यपाल निर्धारित करते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 65 में क्या है कि अगर इसमें ये बताया गया है, अगर राष्ट्रपति का पद, ठीक है, आकस्मिक रूप से खाली हो जाता है तो उस टाइम उसकी जो सीट पे तो उपराष्ट्रपति बैठता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करना ये किस। ओके, अभी थोड़ा सा बीच में इश्यू हो गया था कैमरे का, अचानक से बंद हो गया। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। तो अब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ठीक है, तो ये आप अपने आप एक बार गेस करिए कि कौन सी नदी भारत के बाहर से आ रही है। पहले तो ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, यमुना, नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा नदी, गंगा नदी तो ग्लेशियर से निकल रही, गंगोत्री से, ये भी इंडिया में ही हो रहा है। ठीक है, यमुना नदी और नर्मदा नदी ये भी एमपी में, मतलब ओके, पहले मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बताती हूँ। ठीक है, कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? तिब्बत के सांगपो ग्लेशियर से, तिब्बत में सांगपो जगह, उसमें चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसके नाम भी परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में
तिब्बत में क्या है, इसको स्वांगपो बोलते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं इसको, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, दिहांग है। और बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र होता, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। मतलब 3 नाम हो रहे हैं जहां जहां पे जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बाकी गंगा नदी इसमें गंगोत्री से निकलती है, और यमुना और नर्मदा भी है, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो यानी इन तीनों नदियों का उद्गम भारत से है, केवल ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो कि भारत के बाहर से जिसका उद्गम हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है। तो चंबल नदी की विशेषता क्या है कि ये बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ या उत्खाद भूमि से निकलती हुई जाती है। और क्या है कि ये यूपी, एमपी और राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है चंबल नदी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। नर्मदा नदी, फर्स्ट ऑप्शन हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, हिमालय से किसका उद्गम हो रहा है, गंगा का, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड शिवालिक एंड विंध्यन, ठीक है, शिवालिक और विंध्य, तो यहाँ भी नहीं है। विंध्य सतपुड़ा पर्वत एंड अरावली और सतपुड़ा पर्वत मला, तो अरावली से भी किसी नदी का उद्भव नहीं हुआ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और नर्मदा नदी मतलब ड्रेन कहाँ होती है, यह सबसे अंत में मिलती कहाँ है नर्मदा नदी, तो यह है गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और ये किसी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नर्मदा नदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो नासिक कहाँ है, पहली बात तो ये बताओ, तो नासिक कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। और गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा ये बोलते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा, और एक होता है दक्षिण की गंगा, तो वो कौन सी होती है, एक दो नाम है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, दक्षिण गंगा एंड दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा को गोदावरी कहते हैं, और दक्षिण गंगा कौन होता है, वो होता है कावेरी, ठीक है। दक्षिण गंगा माने कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है दक्षिण गंगा को, कावेरी को उसे दक्षिण गंगा भी बोला जा रहा है, ठीक है। और किसकी भी, कावेरी नदी का मतलब उद्गम किस किस के बीच में है, कहाँ कहाँ ये फ्लो होती है, तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल में थोड़ी कम मात्रा रहती है, ठीक है। और मेले की बात की जाए तो गंगा नदी के मतलब उस उत्सव में मतलब मेला कहाँ लगता है, तो वो हरिद्वार में, उत्तराखंड हरिद्वार में लगता है, ठीक है, कुंभ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किन राज्यों के बीच में नहीं है, ठीक है। तो बंटवारा मतलब किन किन राज्यों के बीच में है, तो क्या है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है।
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पर इसमें पूछा गया है नहीं, तो क्या ऑप्शन आएगा? महाराष्ट्र। ठीक, इसमें नहीं है। बाकी फ्लो किन किन के बीच में है, तो वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे ज्यादा मात्रा पानी की रहती है, केरल में काफी कम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी, ठीक है, तो ये है तीस्ता नदी बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, नेपाल के साथ कोई विवाद नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं। पाकिस्तान में क्या है कि सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, व्यास, सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ये इसका 80 to 90% पानी पाकिस्तान को जाता है, और रावी और सतलज का अधिकतम पानी इंडिया के पास आता है। तो ये ट्रीटी के द्वारा ये सब सुलझा लिया गया था। ठीक है, बाकी तीस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक मांगदेचु परियोजना है स्टार्ट करी गई है, तो वो कहाँ पे स्टार्ट करी गई है? तो वो है भूटान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण भी करता है? महानदी, ठीक है, तो महानदी में कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध, महानदी। और भाखड़ा नागल डैम कहाँ बना है? तो यह सतलज नदी पे, ठीक है, पंजाब में सतलज नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना है? तो यह है कृष्णा नदी पे। टिहरी बांध किसे बना है? ये आपके लिए एक बार देख के आइए, टिहरी बांध किसे बना हुआ है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश के आसपास, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पे बना हुआ है। तो राइट ऑप्शन इज हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के सहयोग से बने मैत्री बांध का नाम क्या है? तो वो कौन सा है? सलमा डैम। किशन बांध भी नहीं है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में वहां बांध ही नहीं है, पडो बांध भी नहीं है, तो सलमा डैम बना हुआ है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में बना हुआ है। और इसे किसके कब इनॉग्रेट किया गया था? इसे 2016 में पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, 2016 में। सलमा डैम अफगानिस्तान में। और ये क्या है कि भारत और अफगानिस्तान की मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। तो इसी वजह से भारत द्वारा और भी बहुत सारे मैत्रीपूर्ण कार्य किए गए हैं, कई सारे हॉस्पिटल भी खोले गए हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भी, वो भी अफगानिस्तान में खोला गया है मैत्रीपूर्ण संबंधों को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, और डैम भी बनाए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? एक क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात को क्या बोलते हैं? जोग या गरसप्पा भी बोलते हैं इसको। और ये किस नदी पे बना हुआ है? ये है सारावती नदी पे बना हुआ है। सारावती नदी बना हुआ है, और सारावती नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। तो जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। और कहाँ है? सारावती नदी में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात आपने सुना होगा। जो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं। जैसे आपने यूएसए में नियाग्रा फॉल देखा है कि बहुत ज्यादा फेमस है वो, और बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहां पे उस जलप्रपात को देखने के लिए ना, विहंगम छवि है उसकी। तो वैसी ही इमेज किसकी है यहाँ पे? चित्रकूट जलप्रपात की। इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। और कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी पे है। सॉरी, महाराष्ट्र में नहीं है, ये है नागार्जुन सागर परियोजना है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है,
महानदी, गंडक, हाँ इन नदियों में तो कुछ नहीं है। कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? वो भी कृष्णा नदी पे है। और इसका फ्लो कहाँ होता है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है नदी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट में आके ड्रेन होती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भी आपने बताया था मैंने। पहली बात तो कोसी नहीं है। रावी झेलम चेनाब सबसे ऊपर ही हो गया, व्यास भी नहीं है। सतलज, ठीक है। तो भाखड़ा नागल डैम किससे बना हुआ है? सतलज नदी पे है, ठीक है। और ये ये इसे गुरुत्वीय बांध, इतनी ऊंचाई के कारण से गुरुत्वीय बांध भी बोलते हैं, ठीक है, अपनी हाईएस्ट ऊंचाई के कारण, ठीक है। कौन सा? भाखड़ा नागल डैम सतलज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? टिहरी बांध, तो फर्स्ट ऑप्शन भागीरथी नदी या गंगा, रामगंगा या गोमती नदी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? टिहरी बांध क्या है? अभी उसने क्वेश्चन पूछा था, तो टिहरी बांध क्या है? भागीरथी नदी में बना हुआ है। क्लियर? टिहरी बांध भागीरथी नदी पे। तो आप देख रहे हैं कि जो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फेमस नदी, ठीक है, और जलप्रपात, जितने भी वाटरफॉल हैं वो आपको लर्न करने हैं, और उन वाटरफॉल पे या नदी पे जो फेमस बांध बने हैं उनकी जो मेन विशेषताएं हैं, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप बीवाईक्यू पढ़िए तो तुम ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। ये बांध भी इंपॉर्टेंट है क्या, डैम हो गया, वाटरफॉल हो गया, है ना, और रिवर हो गई, ये सब चीजें आप मेन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताया कि मांगदेच जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश ने किया गया था? तो मांगदेच जल विद्युत परियोजना ये भूटान की थी, भारत और भूटान के बीच में। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने के लिए किस देश में गए थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक आईएनए की स्थापना करी थी, किस लिए करी थी? कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना तैयार करनी थी, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि वो कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जर्मनी जाकर के अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने के लिए कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे, और वहां पे उन्होंने सहायता ली थी, ठीक है, जर्मनी में। और वहां पे क्या हुआ था, फिर ये इनकी सहायता से क्या करना चाह रहे थे कि ये एक आईने जैसी संस्था बनाना चाह रहे थे। इसमें क्या था कि वो वहां पे जो देशभक्त लोग थे या जो क्रांतिवीर थे उनको नियुक्त करते थे, और क्या होता थे उन्हें मतलब प्रशिक्षित करके अंग्रेजों के खिलाफ उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो भारत की आजादी या देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह और उनके साथियों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह के साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। और किस मामले में किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था। नहीं, सेंट्रल असेंबली बम कांड नहीं है, यह है लाहौर षड्यंत्र कांड में है। सेंट्रल असेंबली बम कांड अलग है, लाहौर षड्यंत्र कांड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था लाहौर षड्यंत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी?
ठीक है, बर्लिन समिति, भारतीय समय स्वतंत्रता के लिए। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें भी बर्लिन समिति क्या थी बेसिकली, बर्लिन समिति में क्या था कि जो ऐसे नागरिक जो एनआरआई हैं, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उन्हें भारत की आजादी के लिए प्रेरित करना है ना, उन्हें मतलब भारत में आने के लिए प्रेरित करना, और उनको मतलब भारत में जाकर के ऐसे लोगों को उत्साहित करना, ताकि वो लोग भारत के जो आंदोलन हो रहे हैं या क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं उसमें भाग ले सके। ठीक है, तो बेसिकली इन एनआरआई का काम क्या था कि ये भारत जाएंगे और वहां के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि कि आप लोग जो भारत में अंग्रेजों की विरुद्ध गतिविधियां चल रही हैं उसमें भाग लें और भारत की स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान दें। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत था, तो ये सब बर्लिन समिति के अंतर्गत था। और ये किस योजना के अंतर्गत काम किया गया था, तो वो था जिमरमैन योजना के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी योजना थी वो, जिमरमैन योजना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसे मास्टरदा कहा जाता था। ठीक है, मास्टरदा किसे कहा जाता था, मास्टरदा, तो पहला है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो ये तो मास्टरदा कैटेगरी में नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं, सूर्यसेन सूर्यसेन को कहा था। और इन्होंने चटगांव शास्त्रागार का एक इनकी विशेषता क्या थी कि चटगांव शास्त्रागार हमला ये जो किया था वो सूर्यसेन ने किया था, कि वहां पे इन्होंने जो शस्त्र थे तो उनको हड़प लिया या उनको लूट लिया, और इसका उपयोग किसमें किया था, इसको क्रांतिकारियों के आंदोलन को तेज करने में इसका उपयोग किया। ठीक है, तो क्रांतिकारियों में किसे मास्टरदा कहा जाता था, तो वो है सूर्यसेन। हाँ, और ये एक क्वेश्चन तो लाल बाल पाल, मतलब ये था, ये गरम दल में आते थे लाल बाल पाल, तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले व्यक्ति थे, कौन थे जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया था और भू आंदोलन की नींव रखी थी। तो ये भी आपको पता है कि भू आंदोलन क्या था, भू आंदोलन तो ये विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। ठीक है, और भू आंदोलन में क्या हुआ था कि इन्होंने जो जमींदार थे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि थी, तो उनको इन्होंने इच्छा पूर्वक या उन्होंने ऐसे जमींदारों को उत्साहित किया कि वो अपने उपयोग से अपने उपयोग की जमीन रखे, बाकी कुछ जमीनों को दान करे ऐसे लोगों को जो भूमिहीन है, भूमिहीन किसान है। ठीक है, तो भू आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में भी कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था, तो फर्स्ट है लॉर्ड लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जॉन बैप्टिस्टा या स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कौन सदस्य नहीं है, तो सदस्य पहले ये जान लीजिए कौन 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 थे, तो अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और जॉन लॉरेंस तो ये थे। तो कौन नहीं थे, तो जॉन बैप्टिस्टा नहीं थे इसमें। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और जॉन लॉरेंस ये थे, कौन थे, जॉन बैप्टिस्टा नहीं थे ये। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब बनी थी, 1946 में आई हुई थी, तो लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, मतलब 1932 को 30, 31, 32। ठीक है, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम की बात हो रही है। हाँ, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान के नाम की मतलब प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की मांग बहुत स्टार्टिंग से नहीं हो रही थी, ये सबसे लास्ट में जाकर के धीरे धीरे मतलब मुस्लिम लीग द्वारा धीरे धीरे इसको मतलब इस नाम को लाया गया था। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो इसमें से कौन है, पहला ऑप्शन मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली या मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे,
मोहम्मद इकबाल भी नहीं थे, तो कौन थे? चौधरी रहमत अली। तो इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के नाम की मतलब प्रस्ताव लाया कि इन्हें एक ऐसा देश चाहिए जो प्रॉपर मुस्लिमों के होना चाहिए, मुस्लिमों के अधिकार का देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये माइनॉरिटी में है, उनके अधिकारों का हनन हो सकता है यहाँ पे। तो उनके लिए एक अलग देश की जो इन्होंने प्रस्ताव रखा था जिसका नाम पाकिस्तान था, तो कौन थे वो? चौधरी रहमत अली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह वैसे तो 1921 में हुआ था। और ये क्या था मोपला विद्रोह? तो मोपला विद्रोह बेसिकली ये एक सांप्रदायिक विद्रोह हो गया था। इसमें क्या था, जो मोपला ये काश्तकार किसान होते थे ये मुस्लिम थे, और इनका जो शोषण हो रहा था वो जमींदारों द्वारा हो रहा था। तो जिसमें ज्यादा संख्या जमींदारों की वो हिंदू में थी, हिंदू की थी, ठीक है। और इनका मोपला के जो काश्तकार थे और जो मुस्लिम थे, तो इनका शोषण ब्रिटिशर्स और जमींदारों द्वारा किया जा रहा था। तो उनके अगेंस्ट में मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1961 में गोवा, दमन दीव एंड गोवा और दमन दीव को भारत में मिलाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? ठीक है, 1961 में। तो आपको पता होगा कि ऑपरेशन विजय चलाया गया था। किस वजह से? गोवा दमन दीव को देश में, पहले गोवा में क्या पुर्तगीज लोग मतलब जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में गोवा में हो गया जो उसमें पुर्तगाली शासन चल रहा था, ठीक है। तो उसको उसको आजाद कराने के लिए गोवा को भी अपने देश में मर्ज करने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। एंड दमन दीव ऑल्सो। राइट ऑप्शन ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत वह प्रस्ताव कौन सा है जिसमें भारतीयों को अधिक अधिकार देने की बात कही गई थी? ठीक है। तो किस प्रस्ताव की बात करी गई थी कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये बात कही गई थी कि सब ये मतलब कि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद कही गई कि जो भारतीय है उनको ज्यादा ज्यादा अधिकार मिले। तो कौन सा? पहले बात सन देख लिए 1940। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन ये 1946 के आसपास आई थी, ठीक है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में था, इसमें क्या बोला गया था कि ब्रिटिशर द्वारा भारतीयों को कुछ अधिकार देने की बात बोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ऐसे भी याद कर लेना है कि कभी कभी वो क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, वेवल मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में इस अगर आपको सन याद है तो उसके थ्रू आप क्रम पूर्वक लगा सकते हैं, ठीक है। 1940, 42, 1945 वेवल योजना, ठीक है। तो ये सब आप क्रम से लगा सकते हैं। तो ये सन याद होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। ओके। तो उस टाइम पे कौन थे? 1935 से 45 के बीच में, 1935 के 45 के बीच में लॉर्ड वेवल। 1935 से 45 के बीच में जब भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। तो 1935 में बेसिकली जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उसके मोस्टली जो अधिनियम लिए गए हैं, ठीक है। तो किसमें से लिए गए, किस अधिनियम से लिए गए हैं? और भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1947 से 1950 के बीच इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जब भारत को बेसिकली आजाद करने की बात हो रही थी तो उस टाइम पे
उस टाइम से मतलब जब कैबिनेट मिशन आया और उसी टाइम पे भारत का संविधान तथा भारत को विभाजित करने के लिए भी पूरी पूरी बातचीत हो रही थी, तो कौन थे उस टाइम पे? माउंट बेटन, जिनको मतलब श्रेय जाता है, भारत के विभाजन का श्रेय ही जाता है, ठीक है, और सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी उनके बाद तक थे, क्या थे ये? भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हो गया कि 1947 से 1950 के बीच इंग्लैंड के राजा जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कौन कौन थे? माउंट बेटन एंड सी राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, किस क्रांतिकारी की भूमिका थी? केंद्रीय बम कांड में 1929 में, तो इसमें कौन से थे? बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है, केंद्रीय भूमिका बम कांड में, ठीक है, तो कौन से थे? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश क्राउन के सत्ता हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? ठीक है, तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश क्राउन के सत्ता हस्तांतरण के बाद कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। जैसे इसमें लिखा गया है 1784, ओके, तो ये ऐसा तो कोई फेमस अधिनियम नहीं है। सेकंड क्या हो गया? चार्टर अधिनियम 1813, तो इसमें क्या हुआ था कि 1813 में क्या हुआ था कि शिक्षा का अधिनियम लाया गया था कि शिक्षा पे 1 लाख रुपए ईसाई मिशनरी भारत में शिक्षा पे कुछ छूट देना चाहते थे, मतलब 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देना चाहते थे, ठीक है, तो वो 1813 में आया था, ठीक है। 1853 में नहीं है ये चीज, ज्यादा प्रावधान नहीं है, तो मेन क्या हो गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वायसराय के समय सर्वोच्च न्यायालय और सदर न्यायालय को मिलाकर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय और सदर न्यायालय को मिलाकर किसकी स्थापना की गई? तो उच्च न्यायालय, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि भारत में जब गुलाम था तो थोड़े बहुत कुछ अच्छे काम ये कौन कर रहे थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड मेयो ने भी कई सारे मतलब विश्वविद्यालय, लॉर्ड मेयो ने भी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इनके द्वारा भी कुछ सही काम किए गए थे। और लॉर्ड कैनिंग ने भी क्या किया था कि ये उच्च न्यायालय की स्थापना करी थी, ठीक है। ओके, तो सारे क्वेश्चन समाप्त। अब नेक्स्ट आपको क्या होगा कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट और वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।